अगर हम बोलें सो महिलाओं में होने वाला सबसे कॉमन कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर। पहले अगर हम बात करें तो ये एल्डरली फीमेल्स में देखा जाता था 50-60 साल, बट अगर अब मैं अपनी प्रैक्टिस में बात करूं तो बहुत महिलाएं हैं जो 30 साल की एज में, 30s में, 40s में प्रेजेंट कर रही हैं। बहुत बड़ी फीमेल सेलिब्रिटी ने खुलेआम कहा कि मुझे स्टेज 3 का ब्रेस्ट कैंसर है। अगर हम बात करें तो स्टेज 3 तक वो क्यूरेबल है, जो कि जड़ से ठीक हो सकती है, एंड 4th स्टेज में भी उसका इलाज है, वो लंबे समय तक कंट्रोल हो सकती है, लेकिन जड़ से ठीक नहीं हो सकती। फीमेल पेशेंट क्या वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर सकती है कुछ समय के बाद? वो अपने बच्चे के साथ रह सकते हैं, सेम उसमें खा सकते हैं, सो सकते हैं, सो वो कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग ट्रीटमेंट हम अवॉइड करते हैं, सो वो एडवाइस नहीं है। सो अगर जिन फीमेल्स जिनको जल्दी पीरियड स्टार्ट हो रहे हैं, जिनको लेट मीनोपॉज आ रहा है, या फीमेल्स जिनको बेबी प्लान नहीं कर रहे हैं या हो नहीं रहा है, जिनको हम नली पैरस फीमेल बोलते हैं, या फीमेल्स जो ब्रेस्ट फीड नहीं कराते हैं, सो ये सारे रिस्क फैक्टर्स रहते हैं। महीने की एक डेट यूजुअली हम कहते हैं कि जिस दिन पीरियड्स ख़त्म हुए हैं उस दिन लास्ट डे पे हर महीने अपना ब्रेस्ट खुद एग्जामिन करें। सो पाम ऑफ दी हैंड से शीशे के सामने खड़े होकर दोनों ब्रेस्ट को एग्जामिन करें कि दोनों ब्रेस्ट इक्वल साइज़ की हैं, निपल जो है अंदर की तरफ तो नहीं जा रहे हैं, उनको प्रेस करने में कोई डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा है, इवन ब्रेस्ट एंड एक्जिला बगल में भी कोई गांठ महसूस तो नहीं हो रही है। ये नहीं सोचना है कि इस गांठ में पेन नहीं हो रहा है तो मैं इसको इग्नोर कर सकती हूँ। कैंसर कभी भी पेन नहीं करता है, उल्टा अगर पेन हो रहा है तो चांसेस हैं कि वो ब्रेस्ट कैंसर ना निकले। जैसे आपने कहा अगर किसी जनरेशन में पहले कैंसर था, तो अगर मौजूदा जनरेशन में नहीं है तो वो जनरेशन उस चीज़ का ख्याल कैसे रखे कि उसे वो चीज़ ना आ सके? बट येस, अगर कोई आपकी फैमिली में ऑलरेडी पॉजिटिव हिस्ट्री है, मदर को है, सिस्टर्स को है, मासी, नानी या फादर की साइड में मल्टीपल लोगों को है, सो उनके अंदर हम जो है अल्ट्रासाउंड अगर 40 से कम है या मैमोग्राफी रेगुलरली एडवाइस करते हैं। जिन फीमेल को या मेल को जब उनको कैंसर डेवलप होता है उनके माइंड में भी ये रहता है कि अब मेरी शायद ज़िंदगी और कुछ सालों की बची है। एंड ये डेथ सेंटेंस नहीं है कि किसी को कैंसर डेवलप हो गया। सो इवन आई अप्रिशिएट दी सेलिब्रिटीज ऑल्सो कि वो आके अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। WHO ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि भारत अमेरिका और चीन के बाद तीसरा ऐसा मुल्क है जहां पर सबसे ज़्यादा कैंसर पेशेंट्स हैं। अगर 2022 की रिपोर्ट की बात करूं तो तकरीबन 14.5 लाख कैंसर पेशेंट हैं भारत में, और ये आने वाले समय में बढ़ते रहेंगे। एक बहुत बड़ी टीवी और फिल्म जगत की सेलिब्रिटी ने भी ग्लोबली ये माना कि उसे स्टेज 3 का ब्रेस्ट कैंसर है। ब्रेस्ट कैंसर क्या है, कितना कॉमन है, इसके बचाव क्या हैं, और अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो जाए तो क्या उसकी ज़िंदगी वहीं ख़त्म हो जाती है? ऐसी बहुत सी चर्चाएं हैं, और इन सभी चर्चाओं पर आज बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर कनिका शर्मा मौजूद हैं, जो पिछले 7 साल से ऑन्कोलॉजी की प्रैक्टिस कर रही हैं। डॉक्टर कनिका मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। थैंक यू सो मच। कनिका मैम, बहुत बेसिक से शुरुआत करूँगा कि कैंसर क्या होता है और ये कैसे फैलता है? सो कैंसर अगर हम बोलें सो हमारे शरीर में सारे सेल्स जो हैं वो डिवाइड कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। हमारी बॉडी का अपना मैकेनिज्म होता है उन्हें कंट्रोल करने का। कैंसर के अंदर क्या है कि कोई म्यूटेशन या कोई चेंज हुई जिससे वो कंट्रोल मैकेनिज्म रुक गया है। सो अगर कोई भी डैमेज हुआ या कुछ हुआ तो उस सेल को चेक नहीं किया जा रहा और सेल लगातार ग्रो किए जा रहा है, जिसको हम कैंसर बोलते हैं। तो ये शरीर के किसी भी अंग में डेवलप हो सकता है। अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की ही बात कर रहे हैं सो उसके अंदर बेसिकली ब्रेस्ट में गांठ बन गई है, जो कि सेल्स अपने आप मल्टीप्लाई करे जा रहे हैं, बॉडी उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है, जिसको हम कैंसर बोलते हैं। और ये अगर ब्रेस्ट कैंसर की बात करूं तो ये कितना कॉमन है? क्या कोई एक पर्टिकुलर एज ग्रुप है जिसमें ज़्यादा महसूस किया जाता है? सो अगर हम बोलें सो महिलाओं में होने वाला सबसे कॉमन कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर। इसको हम कंप्लीटली प्रिवेंट कर सकते हैं, जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल भी अगर हम देखें तो ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। पहले अगर हम बात करें तो ये एल्डरली फीमेल्स में देखा जाता था 50-60 साल, बट अगर अब मैं अपनी प्रैक्टिस में बात करूं तो बहुत महिलाएं हैं जो 30 साल की एज में, 30s में, 40s में प्रेजेंट कर रही हैं।
एग्जैक्ट रीज़न हमें नहीं पता कि ब्रेस्ट कैंसर जल्दी क्यों आ रहा है, बट यस उनका इंसिडेंस भी बढ़ता जा रहा है और एज भी कम होती जा रही है जिस पे ब्रेस्ट कैंसर पकड़ा जा रहा है। तो अगर ये इतना वॉलेटाइल है तो इसके रिस्क फैक्टर्स भी उतनी ज़्यादा होंगे। सो रिस्क फैक्टर एज सच अगर हम बात करें, सो इट्स अ हार्मोन ड्रिवन कैंसर, तो ट्रीटमेंट जो बोलते हैं, सो अगर जिन फीमेल्स जिनको जल्दी पीरियड स्टार्ट हो रहे हैं, जिनको लेट मीनोपॉज आ रहा है, या फीमेल्स जिन को बेबी प्लान नहीं कर रहे हैं या हो नहीं रहा है, जिनको हम नली पैरस फीमेल बोलते हैं, या फीमेल्स जो ब्रेस्ट फीड नहीं कराते हैं, सो ये सारे रिस्क फैक्टर्स रहते हैं। दूसरा रिस्क फैक्टर होता है जेनेटिक की फैमिली में, जो कि 5 से 10% केसेस में ही देखा जा रहा है कि फैमिली के एक साइड अगर हम बोलें कि 2 से 3 लोगों को ब्रेस्ट, ओवरी, पैंक्रियाज इनका कैंसर है, कि हम जेनेटिक कंपोनेंट बोल सकें। सो ये सारे हैं। देन देर आर एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑल्सो जो हमें एग्जैक्टली नहीं पता है, बट आजकल इतने डॉक्यूमेंट्स आने लगे हैं कि कोई कार्सिनोजन है कि नहीं। सो ऑल दीज फैक्टर्स ये सारे कंट्रीब्यूट करते हैं ब्रेस्ट कैंसर्स के लिए। तो क्या एक फीमेल खुद अपनी बॉडी में एग्जामिन करके पता चला सकती है कि जो वो गांठ महसूस करी, जैसे आपने कहा, जिसे हम लंप कह सकते हैं, कि वो लंप एक नॉर्मल लंप है, एब नॉर्मल है या नॉर्मल है, वो खुद एग्जामिन कर सकती है? देखिए वो खुद एग्जामिन कर सकते हैं, और मैं अपने भी यहाँ सारे पेशेंट्स को यही कह रही हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। महीने की एक डेट, यूजुअली हम कहते हैं कि जिस दिन पीरियड्स ख़त्म हुए हैं उस दिन लास्ट डे पे हर महीने अपना ब्रेस्ट खुद एग्जामिन करें। सो पाम ऑफ दी हैंड से शीशे के सामने खड़े होकर दोनों ब्रेस्ट को एग्जामिन करें कि दोनों ब्रेस्ट इक्वल साइज़ की हैं, निपल जो है अंदर की तरफ तो नहीं जा रहे हैं, उनको प्रेस करने में कोई डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा है, इवन ब्रेस्ट एंड एक्जिला बगल में भी कोई गांठ महसूस तो नहीं हो रही है। सारी गांठें कैंसर नहीं होती। तो अगर हम बात करें 20 या 30 साल की उम्र में, सो वो यूजुअली हार्मोन की गांठ होती है जिसको हम बोलते हैं फाइब्रो एडिनोमा या एडिनोसिस। बहुत से पेशेंट्स आते हैं कि हमें गांठ महसूस हो रही है और वो फील करने में एकदम आराम से मूव कर रही है, सॉफ्ट सी है। सो ये हार्मोन की गांठ होती है, इनको कुछ नहीं करना होता, फॉलो अप पे रखना होता है। बट यस अगर कोई गांठ जो है वो लंबे समय तक है, साइज में बढ़े जा रही है, या उसके साथ निपल से भी डिस्चार्ज आ रहा है, बगल में भी गांठ है, तो उसके लिए हमें देखना है, या स्किन में कोई चेंजेस आ रहे हैं, सो वो कैंसर का शक जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं सबको बोलना चाहूँगी, कैंसर पेनफुल नहीं है। ये नहीं सोचना है कि इस गांठ में पेन नहीं हो रहा है तो मैं इसको इग्नोर कर सकती हूँ। कैंसर कभी भी पेन नहीं करता है, उल्टा अगर पेन हो रहा है तो चांसेस हैं कि वो ब्रेस्ट कैंसर ना निकले, कोई और ही हार्मोनल चेंजेस हो। बट अगेन डॉक्टर से चेक ज़रूर कराइए, वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएगा कि वो कैंसर की गांठ है कि नहीं है, और एग्जामिन करके आपको बता पाएगा। तो इसमें कुछ ऐसा भी होता है कि ये मैरिड वुमेन में ज़्यादा देखा गया है या बैचलर में? नहीं, सो मैरिज से इसका कोई वो नहीं है रिलेशन, बट हाँ अर्ली प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग, ये सारे प्रोटेक्टिव फैक्टर्स देखे गए हैं। आजकल मैरिज की एज भी बढ़ गई है, फर्स्ट चाइल्ड बर्थ की एज भी बढ़ गई है, सो वो सारे रिस्क फैक्टर्स के अंदर आते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि हर फीमेल जो लेट प्रेगनेंसी कर रही है उनको ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क है, बट दीज आर द रिस्क फैक्टर जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ इंक्लूडेड है पेशेंट्स के। लाइफस्टाइल में भी अगर कुछ चेंज है, सपोज कोई वुमेन स्मोक करती है या ड्रिंक करती है, मे बी ओवरवेट है, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, ये फैक्टर्स भी इंक्लूड हो सकते हैं? सो अगेन ये सारे बेसिकली हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ इंक्लूडेड है। सो अल्कोहल, स्मोकिंग, वेट गेन, इनएक्टिविटी, सो ये सारे ही कैंसर्स के साथ जो है ये एसोसिएटेड है। सो इसीलिए हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि अपना एक हेल्दी वेट मेंटेन करके रखें, जो कि आपको हेल्प कर सकता है, आपके हार्मोन लेवल्स भी रेगुलेट करके रख सकता है, एंड जो पीसीओएस है, ये रिस्क है, वो भी कम कर सकता है। सो ये सब जो है चेक में रखना बहुत ज़रूरी है। और जैसे आपने कहा, अगर किसी जनरेशन में पहले कैंसर था, तो अगर मौजूदा जनरेशन में नहीं है, तो वो जनरेशन उस चीज़ का ख्याल कैसे रखे कि उसे वो चीज़ ना आ सके? क्योंकि ये हो सकता है ये चीज़ हेरिडिटरी हो, ट्रांसफ़र हो सकती है। देखिए जब हम हेरिडिटरी की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि किसी को फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है, पर हमने बहुत अपनी प्रैक्टिस में भी देखा है कि किसी को कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, बट वो पेशेंट ही पहला जना है फैमिली में जिसको कैंसर डेवलप हुआ है। सो अगर आपको यंग एज में कैंसर डेवलप हो रहा है 40 से पहले, या फिर आपको ट्रिपल नेगेटिव टाइप का है, या दोनों ब्रेस्ट में गांठ आ रही है, या पहले ब्रेस्ट के लिए ट्रीट हुआ फिर ओवरी में भी कैंसर आ गया, सो ये सारी चीज़ें
उस तरफ शक पैदा करती हैं कि जेनेटिक कंपोनेंट हो सकता है, जिसके लिए हम वो टेस्टिंग करते हैं जिसको हम ब्राका टेस्टिंग कहते हैं। बट येस, अगर कोई आपकी फैमिली में ऑलरेडी पॉजिटिव हिस्ट्री है, मदर को है, सिस्टर्स को है, मासी नानी या फादर की साइड में मल्टीपल लोगों को है, सो उनके अंदर हम जो है अल्ट्रासाउंड अगर 40 से कम है या मैमोग्राफी रेगुलरली एडवाइस करते हैं, ब्रेस्ट का एमआरआई रेगुलरली एडवाइस किया जाता है। एंड देन देर आर सर्जरीज एंड मेडिकेशंस जो हम प्रिवेंटिवली दे सकते हैं कि पेशेंट्स को कैंसर डेवलप ना हो। सो उस हिसाब से उनकी पहले जेनेटिक काउंसलिंग की जाती है एंड उनकी टेस्टिंग कराई जाती है कि वो कहीं उसके रिस्क पे तो नहीं है। जैसे मैंने कहा था कि एक बहुत बड़ी फीमेल सेलिब्रिटी ने खुलेआम कहा कि मुझे स्टेज 3 का ब्रेस्ट कैंसर है। तो ये स्टेजेस डिफाइन कैसे होती हैं, कौन सी स्टेज पर ये इजीली इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, कौन सी स्टेज पर सर्जरी पॉसिबल होती है? सो ब्रेस्ट कैंसर सारी स्टेजेस ट्रीटेबल हैं, बट अगर हम बात करें तो स्टेज 3 तक वो क्योरेबल है, जो कि जड़ से ठीक हो सकती है। एंड 4th स्टेज में भी उसका इलाज है, वो लंबे समय तक कंट्रोल हो सकती है लेकिन जड़ से ठीक नहीं हो सकती। तो जब हम बात करें स्टेजेस की, तो पहली स्टेज होती है कि गांठ छोटी है 2 सेंटीमीटर से और वो सिर्फ ब्रेस्ट में है। स्टेज 2 में उसका साइज बढ़ गया है, 5 सेंटीमीटर से कम है लेकिन वो खाली ब्रेस्ट में है। तीसरी स्टेज में वो ब्रेस्ट से निकल के एक्जिला में चली गई है कि अपनी जगह से लिम्फेटिक्स में आ गई। एंड स्टेज 4 की वो बॉडी के बाकी किसी भी शरीर में चली गई है, बोन्स है, लिवर है, ब्रेन है, कहीं पे भी जा सकती है। सो इस तरीके से स्टेजेस होती हैं। सर्जरी हर स्टेज में प्राइमरी ट्रीटमेंट है जो कि करना ही है। बाकी जो ट्रीटमेंट्स आते हैं दैट इज़ कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी, तो वो कौन सी स्टेज है, कौन से टाइप का ब्रेस्ट कैंसर है, उसके बेसिस पे पूरा ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाता है। आपने टाइप्स की बात की, किस कौन से टाइप्स होते हैं, अगर कुछ बता सके इसके बारे में? सो अगर हम मोटा मोटा बोलें तो ब्रेस्ट कैंसर 3 टाइप के होते हैं। सो हमारे बहुत से पेशेंट्स भी बोलते हैं कि उनको तो ये ट्रीटमेंट चल रहा है, हमें डिफरेंट चल रहा है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर एक एंटिटी नहीं है, उसके अंदर अलग अलग टाइप की है। तो एक होता है हार्मोन पॉजिटिव, एक होता है HER2 पॉजिटिव एंड एक होता है ट्रिपल नेगेटिव। सो ये 3 टाइप के ब्रेस्ट कैंसर होते हैं। सो दीज आर बेसिकली मार्कर्स ER, PR एंड HER2। ये ब्रेस्ट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं जो कि उनको ग्रोथ सिग्नल देते हैं ग्रो करने के लिए। सो डिपेंडिंग कि कौन सा पॉजिटिव आ रहा है उसके हिसाब से वो सिग्नल को ब्लॉक किया जाता है। तो इन 3 कैटेगरी में पेशेंट्स को डिवाइड किया जाता है एंड फिर डिसाइड किया जाता है कि उनको हार्मोन थेरेपी मिलनी है जो 5 से 10 साल तक दी जाती है, या HER2 है तो कोई टारगेटेड थेरेपी देनी है कि नहीं, एंड अगर ट्रिपल नेगेटिव है तो इम्यूनोथेरेपीज जो आ गई हैं वो देनी है कि नहीं। सो पहले पेशेंट की स्टेज लिखी जाती है कि कौन सी स्टेज का है, देन कौन से टाइप का कैंसर है, उसके हिसाब से उनका पूरा ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाता है। आपने अपनी 7 साल की प्रैक्टिस में बहुत फीमेल पेशेंट्स के साथ डील किया होगा। एक डर का एटीट्यूड भी उनमें रहता है कि अगर मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी, डॉक्टर हो सकता है उस चीज़ की बायोप्सी करे। एक डर महसूस होता है औरतों में भी। देखिए, डर भी है, मैं मानती हूँ, और मिसकंसेप्शंस भी हैं बहुत ज़्यादा। सो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि अगर हम उसकी सुई की जांच कराएंगे तो कैंसर फैल जाएगा, जो कि सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है, क्योंकि जो मैं आपको टाइप्स बता रही हूँ ये आपको माइक्रोस्कोप के अंदर ही पता चलेंगे। उसके लिए बायोप्सी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमें कैंसर कंफर्म नहीं होगा उसका आगे ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। तो सुई की जांच से कैंसर नहीं फैलता है। ऐसा नहीं है कि हम कोई सुई की जांच करें स्टेज 1 का कैंसर बढ़ जाएगा, और वो बहुत ज़रूरी है। सो उसके लिए पेशेंट्स जो हैं, सोशल स्टिग्मा भी है कि अगर हम बताएंगे कि नहीं की डॉटर्स हैं, सो सोसाइटी में क्या बोलेंगे। एंड उसकी वजह से मैंने बहुत पेशेंट्स देखे हैं जो बहुत बड़े बड़े ब्रेस्ट कैंसर्स के साथ आते हैं, इसी डर के साथ कि एक तो आगे ट्रीटमेंट पेनफुल होगा या फिर हमें सुई की जांच नहीं करानी है। सो ये सारे मिसकंसेप्शंस जो हैं उनको दूर करना है। जैसे आपने कीमोथेरेपी की, हार्मोनल थेरेपी, रेडिएशन थेरेपी की बात की। सपोज एक फीमेल पेशेंट वो ठीक हो रही है, उसकी हार्मोनल थेरेपी हुई है, वो कुछ समय बाद अगर प्रेग्नेंट होना चाहती है तो वो हो सकती है? उसके पास ये है चांस होने का, या उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस आती हैं?
सो ये सारे फैक्टर्स हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले डिस्कस करते हैं। सो अगर कोई यंग पेशेंट 30s में आ रही है जिनका बेबी नहीं है, सो वो पहले से हम आपका ओवम प्रिजर्वेशन करा सकते हैं अगर मैरिड है पेशेंट तो, या उनके ऑलरेडी इवन एम्ब्रियो प्रिजर्वेशन भी करा सकते हैं पेशेंट्स का। तो दे आर मल्टीपल टेक्निक्स। इवन किन्हीं किन्हीं पेशेंट्स में हम इंजेक्शंस देते हैं जिसमें ओवरी के ऊपर इफेक्ट कम रहे। तो ये सारी चीज़ें पहले से डिसाइड की जाती हैं। अदरवाइज अगर पेशेंट की अर्ली स्टेज डिजीज़ है और बाद में वो हार्मोनल थेरेपी पे चल रही हैं, सो उनका कुछ टाइम के बाद हम हार्मोनल ट्रीटमेंट बंद करके एंड दे कैन हैव अ नॉर्मल प्रेगनेंसी ऑल्सो। सो एक जो ट्रीटमेंट करवा रही है फीमेल पेशेंट, क्या वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर सकती है कुछ समय के बाद? ड्यूरिंग ट्रीटमेंट हम एडवाइज़ नहीं करते ब्रेस्ट फीडिंग, क्योंकि जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो ब्रेस्ट मिल्क में सिक्रीट होके बेबी पे इफेक्ट कर सकता है। बट हाँ, वो अपने बच्चे के साथ रह सकते हैं, सेम उसमें खा सकते हैं, सो सकते हैं। सो वो कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग ट्रीटमेंट हम अवॉइड करते हैं, सो वो एडवाइस नहीं है। और इसमें ये फैक्टर भी रहता है कि हमने बहुत सुना है लोगों से, या लोग जब अपनी सर्वाइवर कैंसर सर्वाइवर्स अपनी स्टोरीज बताते हैं, वो कहते हैं हमने बहुत टाइम दवाई खाई है। कि कुछ ऐसा भी होता है कि ये बहुत टाइम तक इसका पोस्ट सर्जरी पोस्ट या रेडिएशन ट्रीटमेंट चलता रहता है? तो अगेन वो डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का है। तो जो हार्मोन पॉजिटिव है उसके अंदर ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद भी 5 से 10 साल तक हार्मोन की गोलियां चलती रहती हैं। सो उसका एज सच कोई इफेक्ट नहीं होता, पेशेंट अपनी नॉर्मल लाइफ रिज्यूम कर लेता है और वो टैबलेट फॉर्म में ट्रीटमेंट चलता रहता है। पेशेंट 3 3 या 6 6 महीने पे हमारे पास फॉलोअप के लिए दिखाता रहता है। सो एक बहुत उसमें कॉमन चीज़ ये भी रहती है कि अगर कैंसर की बात करें तो आज भी एक ये टैबू इशू है। लोग इसमें अगर पहली बात खुद एक्सेप्ट नहीं करते कि हम हमें ऐसी चीज़ कैसे डेवलप हो सकती है हमारे साथ, और अगर किसी को बताते हैं तो वो सामने वाला भी सिर्फ उस आदमी को या औरत को सिंपथी की नज़र से देखता है। डू यू थिंक कि जिन फीमेल को या मेल को जब उनको कैंसर डेवलप होता है उनके माइंड में भी ये रहता है कि अब मेरी शायद ज़िंदगी और कुछ सालों की बची है, क्योंकि वही एक टैबू सोसाइटी ने या फिल्मों ने, हम हमारे आसपास जो चीज़ें उन चीज़ों ने डेवलप कर दिया? देखिए बहुत है, हम इवन अपनी प्रैक्टिस में भी देखते हैं। हम कितना भी पेशेंट को काउंसल कर लें बट जो उनका स्टेट ऑफ माइंड है वो उतना हम नहीं असेस कर सकते। इसीलिए इवन हमने यहाँ पे एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया, दैट इज़ अ कैंसर बडीज़ एंड अ सपोर्ट ग्रुप ब्रेस्ट कैंसर। जो पेशेंट ऑलरेडी ट्रीटमेंट ले चुका है वो ज़्यादा अच्छे से काउंसल कर सकता है एंड समझ सकता है। सो हम हर एक न्यू पेशेंट्स के साथ जो ट्रीटेड पेशेंट्स हैं उनको अटैच कर देते हैं कि अगर आपको कोई भी इशू हो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, जो आपको थोड़ा सा इमोशनल सपोर्ट साथ में दे सकते हैं। वी एज अ डॉक्टर हम हमेशा पेशेंट्स के साथ हैं, हमारे नंबर अवेलेबल रहते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम रहे उसके लिए। बट येस, जो ये टैबू है जो पेशेंट इमोशनली एंड फिजिकली फील कर रहा है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, वो थोड़ा सा रहता है। इनिशियली डिनाइल का भी फेज रहता है कि मैं तो स्मोक नहीं करता या ड्रिंक नहीं करती एंड मुझे कैसे हो गया। सो वो सारे फैक्टर्स हैं। यू नीड काउंसलिंग, यू नीड टू स्पेंड टाइम विद द पेशेंट कि पेशेंट थोड़ा सा, बट येस ट्रीटमेंट अच्छा टॉलरेट करते हैं। कैंसर कम्प्लीटली क्योरेबल है एंड कम्प्लीटली ट्रीटेबल है। 4th स्टेज में भी हम पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर सकते हैं। अगेन अगर हार्मोन पॉजिटिव आ रहा है, खाली टैबलेट फॉर्म पे पेशेंट सालों सालों फॉलोअप पे आते हैं एंड एकदम नॉर्मल अपनी लाइफ जीते हैं। सो ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़रूरी है एंड ये डेथ सेंटेंस नहीं है कि किसी को कैंसर डेवलप हो गया। सो इवन आई अप्रिशिएट दी सेलिब्रिटीज़ ऑल्सो कि वो आके अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि वो नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद, दे आर कंटिन्यूइंग देयर वर्क। इवन हम ट्रीटमेंट में भी यही कहते हैं पेशेंट को कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो कीमो लगाने के 3 4 दिन बाद इफ़ यू आर फीलिंग वेल आप ऑफिस जा सकते हैं, बाहर जा सकते हैं। जितना आप अपनी नॉर्मल लाइफ रिज्यूम करेंगे उतना आपको एज अ पेशेंट फील कम होगा। सो बेड रेस्ट नहीं करना है, पूरा दिन बेड पे नहीं लेटे रहना है। अटेंडेंट्स क्या करते हैं, दे आर ओवर प्रोटेक्टिव कि किचन में नहीं जाने देना, काम नहीं करने देना, रेस्ट। वो रेस्ट करने में पेशेंट के दिमाग में पूरा दिन वही चलता रहता है कि मुझे कैंसर डेवलप हो गया, मेरा ट्रीटमेंट है, आई एम नॉट गोइंग टू सर्वाइव। जितना वो बिजी रहेंगे, अपना डे टू डे वर्क करेंगे, ऑफिस जाना है, किचन का काम करना है, बच्चों के साथ रहना है, उतना ही वो इस चीज़ से ज़्यादा अच्छे से झेल पाएंगे। सिर्फ एक सेटबैक है, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगा, इट इज़ जस्ट कॉमा, थोड़ी देर के लिए पॉज लगा, राइट? सो ये थे हमारे साथ डॉक्टर कनिका शर्मा,
ब्रेस्ट कैंसर को लेकर जितने भी मिथ हैं, लोगों के मन में भ्रम है, वो हमने दूर करने की कोशिश की। और बहुत अच्छी बात की है इन्होंने कि जो पेशेंट्स और उनके साथ उनका हेल्प करने के लिए कोई हेल्पर है, कोई गार्डियन है, आपको अपने साथी को उसी तरीके से ट्रीट करना है जैसे आप उसे कैंसर से पहले ट्रीट करते थे, नॉर्मल। क्योंकि अगर आप उसे नॉर्मल महसूस करवाएंगे तभी वो मरीज़, वो पेशेंट अंदर से नॉर्मल महसूस कर सकता है। और ज़िंदगी कैंसर के बाद ख़त्म नहीं होती, सिर्फ एक फुल स्टॉप है, ये सिर्फ एक कॉमा है, इसके बाद आगे भी आप अपनी ज़िंदगी कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कनिका जी, आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे साथ समय निकाला। आप एक सिर्फ लास्ट सवाल, एक अवेयरनेस कैसे क्रिएट की जा सकती है रूरल एरियाज़ में, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो शायद इसको वहाँ तक ये चीज़ पहुँच चुकी हो लेकिन उनको पता ना हो हमारे साथ क्या हो रहा है, तो कैसे अवेयरनेस जनरेट की जा सकती है? सो दो चीज़ों से, एक है स्क्रीनिंग और एक है मिथ्स रिड्यूस करना। सो स्क्रीनिंग की बात जब हम करते हैं तो चीज़ें पहली हैं सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, हर महीने हर फीमेल को करनी चाहिए इरिस्पेक्टिव ऑफ एज, कि कोई गांठ महसूस तो नहीं हो रही। 40 साल की ऊपर की महिलाओं के लिए हर 2 साल में एक बार मैमोग्राफी ज़रूर करवाइए। एंड अगेन जो है हेल्दी लाइफस्टाइल, वेट गेन नहीं होना है, फिजिकल एक्टिविटी रखनी है, एटलीस्ट 30 मिनट्स दिन में अपने लिए निकालें फॉर सम फॉर्म ऑफ एक्टिविटी, और कुछ नहीं, वॉक करें, अपने ऊपर ध्यान दें। मिथ्स जहाँ तक है, जो भी अगर आपको गांठ हो रही है वो ज़रूरी नहीं है कैंसर की है, लेकिन चेक ज़रूर कराएं। कैंसर पेनफुल नहीं होता, तो ये नहीं सोचना कि इसमें पेन नहीं है तो ये कैंसर नहीं है गांठ। और दूसरा, सुई की जांच कैंसर नहीं फैलाती है, सो वो ज़रूरी है डायग्नोस करने के लिए कि वो कैंसर है कि नहीं है, और दूसरा अगर कैंसर है तो कौन से टाइप का कैंसर है। थैंक यू। सो इसी नोट पर आज की ये डिस्कशन यहीं ख़त्म करते हैं। मेरा नाम है ऋषभ चावला, आप देख रहे हैं अर्ली न्यूज़ 24। धन्यवाद।